तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनके सारे लेक्चर्स जो हैं वो तरतीब से अपलोड कर दिए हैं अपने इस चैनल पर, इसकी प्लेलिस्ट में। तो अब वो क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स में आते हैं मोस्ट रिपीटेडली, ये 2019 के पेपर हैं और इसमें सिर्फ हमने वो क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो 2020 में भी आए थे, 21 में भी और 2022 में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में आ चुके हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड है, यानी अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपके पेपर्स में भी लाजमी आएंगे ये सवाल। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसके चैप्टर की वीडियो देखें और लेक्चर को समझें, चैप्टर नंबर 13 की बात कर रही हूँ मैं, तो आप जो है वो इस वीडियो को देख लें। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि जो सवालात हैं उसके अंदर, जो चैप्टर के अंदर सिनेरियो हैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपको ज़रूरत ना पड़े जाके उस चैप्टर को पढ़ने की, क्योंकि अभी टाइम आपके पास कम है अगर आपके पेपर होने वाले हैं तो। अदरवाइज़ मैं यही रिकमेंड करूँगी कि पहले आप चैप्टर की वीडियो देख लें, लेक्चर समझ लें उसकी बुक में क्या लिखा हुआ है, ताकि मैं सवाल पढ़ूँ उससे पहले आपके जहन में इसका आंसर आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका पेपर स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं तो ये बेस्ट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके अंदर सारे सिनेरियोज जो हैं वो चैप्टर के VO2 मैक्स के हमारे परफॉर्मेंस पे, होम्योस्टेसिस पे, स्ट्रेंथ पे, ट्रेनिंग पे क्या असर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। वो एथलीट जो इंड्योरेंस टाइप एक्टिविटीज़ में जो है वो सक्सेसफुल है, तो उनके अंदर कौन से टाइप के मसल्स जो ज़्यादा होते हैं। अब इंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या होती है कि हम एक स्पेसिफिक वेट के ऊपर हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, कि यानी हम उसमें उसके अंदर हम वेट ट्रेनिंग नहीं करते, उसके अंदर हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं। यानी हम उसमें जैसे हम बहुत से लोगों को देखते हैं ना जो हैवी वेट, जो क्या बोलते हैं उसको, डेड लिफ्ट्स कर रहे होते हैं, तो हमारे में डेड लिफ्ट्स नहीं होता। डेड लिफ्ट्स में क्या होता है कि 10-15 सेकंड के लिए आपको डेड लिफ्ट करनी होती है, फिर आप वेट को फेंक देते हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक सर्टेन टाइप का वेट काफ़ी दफ़ा उठाकर आप अपनी बॉडी को उस वेट पर ट्रेन करना होता है, ठीक है। एंड्योरेंस यानी अपने मसल को ट्रेन करते हैं उस स्पेसिफिक वेट पे। पहले हम उसमें, अब जैसे मैं आपको सिनेरियो समझा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब हिसाब किताब है। कि हमने आपको स्टार्ट करवाया 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, आप भी उसी तरीके से चलेंगे जिस तरह वेट ट्रेनिंग वाला बंदा चलेगा। फिर हम उसको 100-200 केजीज़ पर ले जाएंगे, आपको वहाँ से लेकर वहाँ तक लेकर जाएंगे और फिर वहाँ से रिवर्स लेकर आ जाएंगे और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ वेट पे या स्पेसिफिक VO2 मैक्स के रेट पे आपको रोककर और आपको उस पर ट्रेन करेंगे, घुमा फिर आकर वापस उस पर लेकर आएंगे और फिर आपको उस वेट, स्पेसिफिक वेट पर ट्रेन कर देंगे। यानी अगर 50 किलो है तो 50 किलो पे आपको इतना ट्रेन कर देंगे कि आपकी बॉडी थकेगी नहीं, फैटिग नहीं होगा आपको, और आप उस पर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर सकेंगे। जैसे कि आपने रनर्स को देखा होगा, कुछ जो है वो बहुत छोटी छोटी सी रनिंग्स होती हैं ना, 10-15 मिनट की। अब कुछ लोग जो वो एथलीट्स होते हैं जो इतने लंबे लंबे मतलब टाइम तक भागते हैं और अपने सांस को भी रोक लेते हैं इतनी देर तक, और अपनी बॉडी को उन्होंने उस पर स्पेसिफिकली ट्रेन किया होता है, वो थकते कम है। अब ये जो ट्रेनिंग होती है ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, इसमें बस आपके मसल्स की बर्दाश्त की क़ुव्वत को बढ़ाते हैं, बस इतना समझिए। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आपके मसल की बर्दाश्त की क़ुव्वत को बढ़ाया जाता है स्पेसिफिक वेट के ऊपर। वेट ट्रेनिंग के अंदर आपको हम सिर्फ जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जिसमें आप भारी से भारी वज़न उठा सकें, उसमें आप उस वेट को ज़्यादा देर तक बेयर नहीं कर सकते, जबकि एंड्योरेंस में आप काफ़ी घंटों तक जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वो एथलीट जो एंड्योरेंस टाइप एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर कौन से टाइप के मसल्स होते हैं। तो उनके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, जिनके अंदर फैटिग बहुत देर से जनरेट होता है, जो बहुत देर बाद थकते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गई। ये बहुत सिंपल सिनेरियो, बिल्कुल सिंपल करके समझाया है, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। स्लो ट्विच फाइबर्स एंड्योरेंस ट्रेनर्स में होते हैं। स्लो ट्विच हैं तो वो स्लो थकते हैं, यानी वो थकते नहीं हैं जल्दी से, उनके अंदर फैटिग जो है वो नहीं होता। अब है द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम वैल्यू फॉर यंग 21 ईयर ओल्ड मेल सेडेंट्री पॉपुलेशन इज़ अप्रॉक्सीमेट। अब सेडेंट्री का मकसद यानी वो स्टूडेंट्स, जैसे आप हम स्टूडेंट्स की तो खैर नहीं कह सकते, हमारा तो बहुत काम होता है, वो लोग जो एक जगह बैठे रहते हैं, सुबह उठ गए, टीवी के सामने बैठ गए, पॉपकॉर्न ले आए, खा लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम चले गए, और कुछ नहीं तो वो पॉपकॉर्न जो ख़त्म हो गई वो लेने के लिए चले गए, यानी वो एक जगह बैठे बैठे, यानी उनके दिन का 75% से ज़्यादा हिस्सा एक जगह बैठे बैठे गुजरता है, तो उस पॉपुलेशन को हम सेडेंट्री पॉपुलेशन कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग, मतलब ऐसी सेडेंट्री पॉपुलेशन जिनका उनका जो है वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना होगा, अगर और उन्होंने एज भी दी है कि वो 21 साल के अगर हैं
यानी यंग भी हैं और लेकिन उनका जो और मेल भी है, और जो लाइफस्टाइल है ना उनका सेडेंट्री है, यानी वो कोई इतना काम खास नहीं करते, तो उनका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना होगा? तो उनका होगा 45 ml पर kg पर मिनट। ठीक है, आपको सीन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज डेमोन्स्ट्रेट दैट द फिजियोलॉजिकल वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज वेरिएशन इन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम अक्रॉस द नॉर्मल पॉपुलेशन इज मैक्सिमल स्ट्रोक वॉल्यूम। कि भाई क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ ने ये बताया है कि वो मतलब वो कौन सा वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल है आम नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर जो उनका जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम है वो डिफरेंस आता है। मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम किस रीज़न की वजह से होता है, कौन सा जो है वेरिएबल है वो रिस्पॉन्सिबल है इन चेंजेस के लिए है, ठीक है ना, कौन सा वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द physiological variable that is responsible for the large variation in VO2 max across the normal population is maximal। ओके, ज़्यादा डीप नहीं, बस स्ट्रोक वॉल्यूम जो वो रिस्पॉन्सिबल है वेरिएबल चेंजेस के लिए। ठीक है, द इंक्रीज़ इन VO2 max। अच्छा, आप ऊपर वाली बात पे थोड़ा सा बता दूं कि VO2 max की वेरिएशन यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की कंजम्पशन आम लोगों में जो इसमें जो चेंजेस होते हैं उस बारे में बात कर रहा है। अब आम लोगों से मुराद ये कि वो एथलीट नहीं है, वो जिम में नहीं जाते, वो बॉक्सर्स नहीं हैं, उनका खेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आम लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो VO2 max की जो कंजम्पशन है ना वो वेरी करती है, वेरी तो करेगी। अब एक शख्स जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा वो बोलता है तो उसकी एनर्जी जो है वो बोलने में ज़्यादा सर्फ होती है, तो उसका जो VO2 max है वो डिफरेंट होगा। एक जो है वो बोल के सब्जियां बेचता है बेचारा चीख के, उसका VO2 max डिफरेंट होगा। एक है वो स्टूडेंट है, उसका VO2 max डिफरेंट होगा। एक पायलट है, उसका VO2 max डिफरेंट होगा। एक जो बहुत गर्मी में रहता है उसका VO2 max डिफरेंट होगा। एक वो जो AC में रहते हैं उनका VO2 max डिफरेंट होगा। डिफरेंट कंडीशंस की वजह से VO2 max डिफरेंट होता है। अब ये कह रहा है कि फिजियोलॉजिकली कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से डिफरेंस आते हैं। ये तो मैंने आपको बाहर से बता दिया ना, वहाँ थोड़ी लिखा हुआ होगा कि ये सब्ज़ी वाला ये टीचर है, तो वहाँ फिजियोलॉजिकली आप बोलेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई भाग के आया है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम डिफरेंस हो जाएगा भाई उस टाइम पे। अगर कोई चल के आया अलग, किसने सीढ़ियाँ चली अलग, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जो वेरिएबल है ना वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। बस इतनी सी बात थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो बीच में से दिमाग में ना कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, तो मैंने कहा इसको सिनेरियो को क्लियर करते हैं। इस चैप्टर में भी यही समझाना है उन्होंने आपको। द इंक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम दैट अकर्स फॉलोइंग। अच्छा, अभी बोल रहा है कि एक बंदे ने 4 मंथ इंड्योरेंस ट्रेनिंग की है प्रॉपर। अब उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम की जो डिमांड बढ़ी है, यानी फ्रॉम एन इंक्रीज इन बोथ मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट एंड मैक्सिमल एट्रियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस, उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम की जो डिमांड बढ़ी है और जो क्या कहना चाहिए कि जो आउटपुट बढ़ा है वो 2 रीज़न से बढ़ा। एक तो ये कि आर्टीरियो वीनस डिफरेंस की वजह से, आर्टीरियो वीनस डिफरेंस जो वो मैक्सिमम हो गया, उसने 4 महीने ट्रेनिंग की, भाई बॉडी ने अडेप्ट कर लिए हैं चेंजेस। अब उसका आर्टीरियो वीनस डिफरेंस जो है वो आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस जो है वो बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है, इस वजह से भी उसका VO2 max बढ़ा है। दूसरा ये कि उसका मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया है, इसी वजह से भी उसका जो VO2 max है उसका कंजम्पशन है वो बढ़ी है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई वो तो 4 महीने उससे पूरी ट्रेनिंग की थी, रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की एंड्योरेंस ट्रेनिंग की जाए या 1 से 4 मंथ के दौरान कोई टाइम लगा लें, तब अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम बढ़ता है तो वो किस रीज़न से बढ़ेगा? तो वो बढ़ेगा मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट, सिर्फ कार्डियक आउटपुट की वजह से। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी 2 चेंजेस अडेप्ट करती है, एक मैक्सिमल आर्टीरियोविनल ऑक्सीजन डिफरेंस, दूसरा अडेप्ट करती है मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ट्रेनिंग करने में, यानी अभी शॉर्ट ड्यूरेशन ही है, तो तब जो प्राइमरी कॉज होगा आपका इंक्रीज VO2 max का, वो मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट होगा, जो हमने पीछे पढ़ा। आई गेस वो मैंने हार्ट वाले जो ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर था
उसके अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम आगे आ गई। ओके, मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट की वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द एंड्योरेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग इंड्यूस इंक्रीज इन द मैक्सिमल एट्रियोवीनस आर्टेरियोवीनस O2 डिफरेंस। अब ये कह रहा है कि जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं उसके अंदर आपका आर्टेरियोवीनस ऑक्सीजन जो डिफरेंस आता है, आर्टेरियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस आता है, ठीक है ना। यानी आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की। कौन सी चीज़ पे डिफरेंस नहीं आता, यानी कौन सी चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं करती आपकी एंड्योरेंस एक्सरसाइज के अंदर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम को बढ़ाने में। मतलब आपकी एंड्योरेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग के अंदर आपके मैक्सिमम ऑक्सीजन की कंजम्पशन को बढ़ाने में कौन सा फैक्टर जो है वो काम नहीं करता। बाकी सारे तो कर रहे होते हैं, ब्लड कैपिलरीज भी कर रही होती है, हार्ट भी अपना काम कर रही होती है, लंग्स भी अपना काम कर रहे होते हैं, तो कौन सा फैक्टर जो काम नहीं करता। तो ये कह रहा है कि इंक्रीज हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ये चीज़ ना इफेक्ट होती है और ना ये अफेक्ट डालती है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द एंड्योरेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग इंड्यूस्ड मैक्सिमल आर्टेरियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। अभी जो आर्टेरियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस आया है इसके अंदर ये जो डिफरेंस आया है, इस पे आपके हीमोग्लोबिन, आपके ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है उसका कोई असर नहीं है। कहते हैं ना भाई, हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम होता है उसके साथ जो वो ऑक्सीजन अटैच होती है। लेकिन ये कह रहा है कि जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो चेंजेस आते हैं उसमें इस हीमोग्लोबिन का कोई ताल्लुक नहीं होता। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाई हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है अपनी किस तरीके से ये सिनेरियो आपके जहन में आ जाए। आगे चलते हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग हैज़ बीन शोन to reduce the oxygen deficit in subject performing a submaximal exercise. This is due to increase in the number of mitochondria and capillaries। भी endurance training के दौरान ऑक्सीजन डेफिसिट जो है वो कम हो जाता है, वो बंदा जो सबमैक्सिमल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर। यानी एंड्योरेंस ट्रेनिंग के दौरान भी डेफिसिट बढ़ना चाहिए ना, लेकिन डेफिसिट कम हो जाता है ऑक्सीजन का। क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, उस जिस स्पेसिफिक एरिया में, वहाँ पर हमारी बॉडी जो कैपिलरीज है और माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो नंबर्स हैं उसको बढ़ा देती है, उसकी क्वांटिटी, उसके नंबर्स बढ़ा देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग बॉडी ट्रेनिंग करते हैं उनके अंदर आप देख रहे होते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर कितनी मोटी मोटी रगें होती हैं, बारीक बारीक नसें नज़र आ रही होती हैं। तो डिमांड बढ़ती है तो बॉडी सप्लाई भी बढ़ा देती है, और जो चेंजेस और अडेप्टेशन है उसी चीज़ को तो कहते हैं कि आपके नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ जाते हैं, यानी पावर हाउस भी बढ़ जाता है, और आपका कैपिलरीज भी बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन डेफिसिट जो है वो कम होता है। ओके, द हार्ट रेट एंड वेंटिलेटरी रिस्पॉन्सेज टू अ फिक्स्ड सब मैक्सिमल वर्क रेट आर लोअर हार्ट रेट, लोअर माइन्यूट वेंटिलेशन फॉलोइंग एन एंड्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिस ट्रेनिंग induced adaptation is primarily due to the changes in the trained skeletal muscle। भाई ये कह रहा है कि हार्ट रेट और वेलेंट्री रिस्पॉन्सेज एक फिक्स मैक्सिमल एक्सरसाइज या वर्क रेट पर कम रहते हैं। यानी इतनी सी बात है कि भाई एक बंदा जो है वो ट्रेंड है, एक्सरसाइज कर रहा है, सब मैक्सिमल वर्क रेट, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ पे वो एक्सरसाइज कर रहा है। यानी आपको पता है कि मैंने आज अपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1000 सिटअप्स करने हैं, 200 पुशअप्स करने हैं, आपको डिफरेंट सेट पता है मैंने ये इतने सेट करने हैं, और आप रोज़ उसी नंबर पे सेट करते हैं क्योंकि आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप बढ़ा नहीं रहे, आपने एक स्पेसिफिक नंबर लिया हुआ है और आप 1-2 हफ्ते तक 200 ही पुशअप करेंगे, 100 ही 1000 ही सिटअप्स करेंगे, क्योंकि आपने उस स्पेसिफिक एरिया पर उसको स्पेसिफिक एरिया को ट्रेन करना है और एंड्योरेंस जो है वो बढ़ानी है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हार्ट रेट भी कम है और माइन्यूट वेंटिलेशन भी कम है। दिस ट्रेनिंग इंड्यूस्ड अडेप्टेशन, अब ये जो अडेप्टेशन हमारी बॉडी ने की है ये किस वजह से की है, इसका रीज़न क्या है? ये ट्रेंड स्केलेटल मसल्स की वजह से है, क्योंकि अब हमारे स्केलेटल मसल्स एक स्पेसिफिक चीज़ को अडेप्ट कर चुके हैं, चेंज को,
तो उस चेंज को उस एडेप्टेशन में क्या है कि कैपिलरीज बढ़ चुकी है, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ चुका है, बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई पहले से बेहतर हो चुका है। उन एरियाज़ में जहाँ पर हमने काम लगाया हुआ है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन एरियाज़ में, स्पेसिफिक एरियाज़ में कैपिलरीज बढ़ गई हैं और इंक्रीज़ इन माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर अब वो बॉडी अचानक से थकती नहीं है, ना उसको शॉक लगता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हुए हैं, दिस ट्रेनिंग इंड्यूस्ड एडेप्टेशन इज प्राइमरी ड्यू टू द चेंजेस इन द ट्रेंड स्केलेटल मसल। आपके जो स्केलेटल मसल जिनको आपने ट्रेन किया है उनके अंदर जो तब्दीली आई है उसकी वजह से एडेप्टेशन हो गई है। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये चीज़ समझाने में कामयाब हो गई हूँ। इससे आसान मैं दावा करती हूँ कि कोई अल्फाज नहीं है जो आपको समझा सकें, क्योंकि बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो इससे शदीद मुश्किल है। ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 वीक्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम द इनिशियल इंक्रीज इन मस्कुलर स्ट्रेंथ आर ड्यू टू द, अभी कह रहा है कि शुरू के 10 हफ्ते में जो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि आज आपको दिया गया है 5 किलो वज़न, 2 दिन बाद आपको 8 किलो दे दिया जाएगा, 4 दिन बाद आपको 10 किलो, फिर उसके बाद 12 किलो, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसमें रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, ट्रेन करते जाते हैं। अब ये कह रहा है कि जो इनिशियल चेंजेस आते हैं आपके मसल्स की स्ट्रेंथ में ड्यूरिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो किस वजह से आते हैं? ड्यू टू न्यूरल अडेप्टेशन। न्यूरल अडेप्टेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ के चेंजेस आते हैं प्राइमरीली। ठीक है, न्यूरल अडेप्टेशन याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द एंड्योरेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग इंड्यूस्ड इम्प्रूवमेंट टू VO2 मैक्स। ऊपर पढ़ के आए हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के, कह रहे हैं इनमें से कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एंड्योरेंस एक्सरसाइज ट्रेन इंड्यूस्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ VO2 मैक्स, के भाई कौन से फैक्टर आप जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं उस दौरान आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम बढ़ता है, उसकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो वो इम्प्रूवमेंट किस फैक्टर की वजह से होती है? कौन से एक्सरसाइज में? रेजिस्टेंस में नहीं, एंड्योरेंस एक्सरसाइज के अंदर आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम की जो कंजप्शन के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है वो किस फैक्टर की वजह से आती है? वो आती है इंक्रीज मैक्सिमल वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, इंक्रीज मैक्सिमल स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस पूछा था कि भाई हमारे पास एंड्योरेंस ट्रेनिंग को 4 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे बोल रहा था कि 1 से 4 महीने होने वाले हैं। तो जब 4 महीने हो चुके थे, बॉडी ने पूरा अडेप्ट कर लिया था, तो 2 रीजंस थे, मैक्सिमल आर्टरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस और दूसरा मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट। ठीक है ना। और इससे ऊपर क्या था? स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये बोल रहा है कि भाई VO2 मैक्स का जो डिफरेंस है नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर वो स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से आता है। यहाँ पे ये ट्रेंड की बात कर रहा है, ऊपर अनट्रेंड की बात हो रही है। ठीक है, अब नीचे देखो किस चीज़ की बात हो रही है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन द एक्सरसाइज ट्रेनिंग इंड्यूस्ड इम्प्रूवमेंट इन VO2 मैक्स। इसके अंदर भी स्ट्रोक वॉल्यूम की बात हो रही है, क्योंकि एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रॉपर हुई है या 4 महीने या 3 महीने ये मेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल इन्होंने एंड्योरेंस ट्रेनिंग अभी स्टार्ट ही की हो और ये इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्टार्ट ही हुई है। अब एंड्योरेंस ट्रेनिंग आपने स्टार्ट की है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद आपका जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है उसके अंदर बेहतरी आई है, तो ये भी वही फैक्टर है जो नॉर्मल पॉपुलेशन में काम कर रहा था, तो वही आप में काम करेगा अभी, क्योंकि अभी आप फुली ट्रेंड नहीं है। और वो फैक्टर क्या था? स्ट्रोक वॉल्यूम। और यहाँ पे भी ये फैक्टर है इंक्रीज मैक्सिमल स्ट्रोक वॉल्यूम। दोबारा देख लेते हैं उसको। यहाँ पर भी क्या था? स्ट्रोक वॉल्यूम था और वहाँ पर भी इंक्रीज मैक्सिमल स्ट्रोक वॉल्यूम। थोड़ी सी समझने की चीज़ें, बस एक दफ़ा समझ जाएंगे तो दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंड्योरेंस ट्रेनिंग रिजल्ट इन इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल एंड कैपिलरी डेंसिटी इन मसल्स बट हैज़ नो इफेक्ट ऑन मसल ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ट्रेनिंग प्रिंसिपल स्पेसिफिसिटी। अच्छा, इंड्योरेंस ट्रेनिंग के दौरान हमने भी पढ़ा कि भाई क्या रीज़न है कि हमारे मसल्स के अंदर जो है वो जो इतना कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो हमने पढ़ा कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रियल एंड माइटोकॉन्ड्रियाज एंड कैपिलरीज की वजह से। अब ये बोल रही है जो भी कि भाई आपके अंदर आपके जो इंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से जो आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और कैपिलरी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसका इफेक्ट जो है वो मसल ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी पे नहीं होता।
अभी कौन सी ट्रेनिंग की एग्जांपल है ये व्हाट इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट ट्रेनिंग प्रिंसिपल, ये इन ट्रेनिंग के कौन से प्रिंसिपल की एग्जांपल है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी बड़े हैं, कैपिलरीज भी बड़ी है, लेकिन ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी पे जो है वो कोई असर नहीं पड़ा। ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी यानी कि आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज की ज़रूरत कैसे होगी, जब एटीपी को जनरेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया वहीं पे मौजूद है। जब आप लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं तो फ्री फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देती है बॉडी। अभी किस चीज़ की एग्जांपल है, ये स्पेसिफिसिटी की एग्जांपल है। जिन एरियाज़ में आप स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई असरात नहीं मरतब होते। वहाँ पे दो ही काम होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल और कैपिलरी डेंसिटी हो जाती है उन पे, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। ओके, रिवर्सिबिलिटी क्या होती है कि अगर आपने काफ़ी अरसे तक एक्सरसाइज नहीं की, 2-3 हफ्ते छोड़ दिया, तो जो चेंजेस आपके मसल्स के साइज़ में आए थे वो रिवर्स हो जाते हैं, तो इसको हम रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। हेरिडिटरी क्या होती है कि आपकी बॉडी, आपकी स्पेसिफिक एक हाइट है, एक वेट है, ठीक है ना। तो जो आपकी हाइट है और एंड्योरेंस है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो पूरी जान लगा रहा होता है, दोनों क्लाइंट्स पूरी जान लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना 100% से भी ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो जो चेंजेस वो सोच रहे हैं ना वो आ नहीं पा रहे। अब उनकी रिपोर्ट्स करवाते हैं, उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, सब नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन वो उस चेंज को अचीव नहीं कर पा रहा जो वो सोच के आया था। तो उसमें जो मसला होता है वो हेरिडिटरी मसला होता है। उसकी हेरिडिटी में जो है वो जीन्स में कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से कुछ एक्टिविटीज़ में जो है वो सफिशेंट नहीं होता। अगर आपके पास से सिनेरियो आ जाए तो आप हेरिडिटरी पे जो है वो क्लिक कीजिएगा कि भाई रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं और बंदे ने अपनी 100% जो कोशिश भी कर ली, तो कौन सा एक सिनेरियो हो सकता है जिसकी वजह से वो सफिशेंट नहीं है अपनी एक्टिविटीज़ में, तो ये आपका हेरिडिटी पे आएगा। इंड्योरेंस ट्रेनिंग हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस ऑक्सीजन डेफिसिट इन सब्जेक्ट परफॉर्मिंग अ सब मैक्सिमल एक्सरसाइज, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड कैपिलरीज। ये भी हमने कर लिया तो दोबारा आ गया ये। ओके, एथलीट्स हु आर सक्सेसफुल इन एंड्योरेंस टाइप ट्रेनिंग, ये ऊपर था सवाल, दोबारा रिपीट हो रहा है। हाई एटीपी कंसनट्रेशन इन इज स्केलेटल मसल विल ट्रिगर ग्लाइकोलाइसिस। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हाई एटीपी कंसनट्रेशन हो जाएगी किसी भी स्केलेटल मसल के अंदर, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा ताकि उसको तोड़ के ग्लूकोज बना के और जो ज़रूरत को पूरा किया जा सके। द मसल एट्रोफी अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द सेसेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग इन प्राइमरीली अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन द साइज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स। अब जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी, उनके अंदर जो साइज़ में चेंज आ गया ना, वो आ गया। अब उनके मतलब आपने वो देखा होगा ना, वो एथलीट्स जो भाग रहे होते हैं सूखे सूखे पतले पतले, जिनके अंदर इतनी सी भी जो फैट नहीं होता और सिर्फ मसल्स भागते हुए उनके नज़र आ रहे होते हैं, तो वो होते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स। अच्छा, और वो जो एथलीट होते हैं तगड़े, वो जो होते हैं जो डेड लिफ्ट कर रहे होते हैं तगड़े तगड़े मोटे मोटे, उनकी बॉडी देखिए कैसी अजीब सी होती है। और अगर वो 2-3 महीने ट्रेनिंग नहीं करते तो आपने देखा होगा उनकी बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स कि 2-3 महीने में उनका पेट निकल आता है और मसल्स का जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है। अभी जो 2 सिनेरियोज़ है ना, इसमें आप गौर से सुनिएगा, मैं पूरी समझ लें चैप्टर को इसमें कवर कर रही हूँ इस लाइन में। जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपने स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को ट्रेन करते हैं, और जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपने फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को ट्रेन करते हैं। फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स के अंदर रिवर्सिबिलिटी बहुत जल्दी हो जाती है, यानी अगर आप उनको ट्रेन ना करते रहें, 2-3 हफ्ते का गैप ले लें, तो उनके साइज़ में फ़ौरन रिडक्शन आ जाती है। जबकि आपके जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं वो बहुत स्लोली जो है वो चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत स्लोली उनके अंदर चेंज आता है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल को दोबारा पढ़िए, आपको जवाब सुनने आ जाएगा कि द मसल एट्रोफी अकर्स इन रिस्पॉन्स टू सेसेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग इज अ प्राइमरीली रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन द साइज ऑफ फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। क्योंकि हम जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो हम अपने फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप मसल एट्रोफी यानी आपके मसल्स का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द साइज ऑफ फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की साइज़ की रिडक्शन की वजह से। ओके, तो ये जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए। अब एट्रोफी से मुराद क्या है कि वो मसल्स जिनके अंदर आपकी चर्बी पड़ी हुई थी ना, आपने जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट की आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हुई और आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स थे ना, वो जो है वो क्या हो गए, छोटे हो गए।
अब आपने वेट बढ़ाना है और बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ करना है, आप कार्ब्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट जो मिलता है लेते हैं और अपने बॉडी के साइज़ को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और आपके मसल्स का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। अब आपने दोबारा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग छोड़ दिया थोड़े से अरसे के लिए, तो फ़ौरन से वो मसल जो फाइबर्स हैं उनके साइज़ के अंदर एट्रोफी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका मसल छोटा हो जाता है। तो मसल ट्रॉफी अकर्स इन रिस्पॉन्स टू सेसेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग इज प्राइमरीली अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन द साइज ऑफ फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। जहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आएगा फास्ट ट्विच, जहाँ पर एंड्योरेंस ट्रेनिंग आएगा वहाँ पर स्लो ट्विच। ये याद रखिएगा, आपका चैप्टर कवर है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं, चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं और स्लाइड शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे जीमेल, FB और इंस्टा का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।